नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। रिश्ते हमारी जिंदगी के ऐसे अनमोल बंधन हैं जिनमें हम अपनी खुशियों की वजह ढूंढते हैं। रिश्तों के नाम चाहे जो भी हों, लेकिन ये सारे रिश्ते हम सभी के लिए खास होते हैं और हमारे दिल के काफी करीब होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं रिश्तों की बुनियाद झूठ, छल और लालच पर टिकी हुई हो तो क्या ऐसी बुनियाद पर टिकी इमारत ज्यादा दिन तक खड़ी रह सकती है? जब किसी रिश्ते में लालच या झूठ का षड्यंत्र सामने आता है तो वो शख्स हमेशा हमेशा के लिए हमारी नजरों से गिर जाता है। इसीलिए कहते भी हैं कि इंसान पहाड़ से गिरकर तो उठ सकता है, लेकिन नजरों से गिरने के बाद उठना आसान नहीं है। आज की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई इंसान अपने छोटे से स्वार्थ के लिए अपने रिश्तों की हदों को लांघकर जुर्म की चौखट पर कदम रख सकता है। गाना गा रही थी ना? हाँ बोल, गाना गा रही थी ना? क्या हुआ माँ जी? ये लड़की गाना गा रही थी ना? नहीं नहीं, गाना तो मैं गुनगुना रही थी। झूठ मत बोल, मैंने खुद सुना है। वो तेरी नहीं, इसकी आवाज। क्या हुआ माँ जी? अरे ये लड़की गाना गा रही थी अभी। नहीं माँ जी, गाना मैं गा रही थी। चुप कर, मैंने खुद सुना है। माँ जी, ये बेचारी बेजुबान बच्ची क्या गाना गाई है? कुछ भी बोल रहे हो आप? अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? ये तेरी सहेली अपनी बेटी के साथ इस घर में रहती है, खाती है, पीती है, सोती है यहाँ पे, और मैं इससे एक सवाल भी नहीं पूछ सकती? माँ जी, आपने धर्मशाला तो खोल नहीं रखा है जो आप फ्री में किसी को भी यहाँ पर रखोगे। बकायदा किराया देती है यहाँ पे रहने का, समझ गए आप? चलो पूजा, चलो बेटा। अरे अरे लेकिन मैंने खुद अपने, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? समझती क्या है अपने आपको? अंकिता, अंकिता, तू भी ना भाभी को हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। गरिमा चाय दो ना। अपनी चाय खुद बनाओ, तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं हूं मैं। चारों तरफ सर्च करो। चल सर, चेक करो। सर, लाश के पास से तो कुछ नहीं मिला। ये देख, टायर्स के निशान। केलकर सर, हो सकता है ये टायर के निशान खूनी के हैं। वो लाश को गाड़ी में रख के लाया, वहाँ झाड़ियों में लाश को ठिकाने लगाया और इधर झील के पानी से गाड़ी को साफ किया होगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले उसे कहीं और मारा गया होगा या फिर उसका खून गाड़ी में ही कर दिया गया होगा। हो सकता है, क्योंकि झाड़ियों के पास स्ट्रगल के निशान नहीं है। विक्टिम का गला काटा गया है। अगर झाड़ियों के पास उसका गला काटा जाता तो जमीन पे बहुत सारा खून होता, जो कि नहीं है। लेकिन समझ में नहीं आता कि ये आदमी है कौन और इसे कौन मारेगा और क्यों। केलकर, कातिल ने लाश को पवाना लेक के सुनसान इलाके में ठिकाने लगाया। एक काम कर, लाश की फोटो आसपास के एरिया में सर्कुलेट कर दो। विक्टिम की पहचान होना बहुत जरूरी है। और वो जो लड़का बाहर खड़ा है उसकी डिटेल्स लो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर। ये लड़की कहाँ जा रही है? कहाँ से आई? तो भाग यहाँ से। चलो चलो, लास्ट स्टॉप आ गया। चलो चलो, उतरो उतरो उतरो। अरे भाई, लास्ट स्टॉप आ गया। चलो उतरो उतरो। चलो चलो, लास्ट स्टॉप आ गया। जल्दी चलो 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 चलो, जल्दी चलो। अरे ओ बेटा, इसी बस से वापस जाना है क्या? कौन है तुम्हारे साथ? टिकट दिखाओ। अरे टिकट दिखाओ ना। अरे अरे वो बेटा,
लोगों का कहना है कि इस आदमी को इन दोनों ने देखा था। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये वही आदमी? हाँ साहब, ये वही आदमी है जो पिछली बार शनिवार हमारे बस में चढ़ा था। मैंने जैसे इसकी फोटो देखी झट से पहचान लिया था साहब इसको। अच्छा, शनिवार यानी 22 तारीख को ये कहाँ से चढ़ा? साहब वो चढ़ा कहाँ से था ये तो मुझे याद नहीं, पर हाँ उतरा कलमबोली बस स्टॉप पे था। वो बहुत अखड़ू था साहब, इसलिए मुझे याद है। अबे ओ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहुत जल्दी है क्या तेरे को? बहुत घाय मची हुई है, साले खींच के इतना मारूंगा ना यहीं पे। अरे पर हॉर्न मैं बजा रहा हूँ जब। अबे तो हॉर्न बजा रहे तो कौन सा एहसान कर रहे हैं साले, नाक तोड़ दूंगा मैं तेरा। जल्दी कर। इसके साथ कोई और भी था? नहीं साहब, ये अकेला था। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे तुम। जाओ। केलकर सर, इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हमें वहीं से करनी होगी जहां इस आदमी का सफर खत्म हुआ था। फौरन कलमबोली चलो। ओके सर। महाराष्ट्र के पनवेल इलाके में रहने वाले शर्मा परिवार की कहानी आखिर क्या थी, और जिस शख्स की लाश पवाना लेक के पास झाड़ियों के बीच मिली थी वो कौन था? शुरुआत में ही हमने देखा कि पायल अपनी मां पूजा के साथ अंकिता के घर में रह रही थी जहां और भी लोग रहते थे। तो आखिर ऐसा उसकी जिंदगी में क्या हुआ था कि उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो आज दर दर भटक रही थी? और जिस शख्स की लाश झाड़ियों में मिली थी, क्या पायल से उसका कोई कनेक्शन था? आसपास पूछताछ करो, जाओ। भाई साहब जरा सुनिए, इस आदमी को पहचानते हैं आप? हाँ सर, ये आदमी हमारे दुकान पर आया था। भाई साहब, ये गुरदास चौक कहाँ पड़ेगा? ये सामने वाला जो चौराहा है ना, वहाँ से बाएं मुड़ जाना, उसके बाद जो चौक आएगा वही गुरदास चौक है। थैंक यू सर। सर अभी अभी पता चला है कि यह आदमी एक जनरल स्टोर पर गुरदासपुर चौक का एड्रेस पूछ रहा था। गुरदासपुर चौक? चलो। आप इस आदमी को पहचानते हो? ये आदमी? हाँ साहब, इस आदमी को मैंने यहाँ पे 4-5 दिन पहले देखा था। इसके साथ कोई और भी था? हाँ साहब, ये मेरे पास आया, वो गुरदासपुर चौक के बारे में पूछा। जब मैंने उससे कहा कि यही गुरदासपुर चौक है, तो वो यही पास में खड़ा होकर किसी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उससे मिलने 2 औरतें आई। साहब मैं एक को जानता हूँ, वो शकुंतला देवी की बहू अंकिता है, लेकिन दूसरी औरत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वो आदमी उन दोनों से कुछ बात कर रहा था। दूर से कुछ सुनाई तो दिया नहीं साहब, लेकिन वो 3 उंगलियों का इशारा कर रहा था। ये अंकिता रहती कहाँ है? सर वो आगे गुप्ता चाट वाला है, उसके बाजू वाला घर ही उसका है। अंकिता यहीं रहती है? जी सर। उसे बुलाइए, हमें कुछ बात करनी। अभी तो वो घर पे नहीं है, क्या बात होगी सर? आप लोग इस आदमी को जानते हैं? नहीं सर। लगता है आप जानते हैं। नहीं साहब, मैं तो ये फोटो देखकर डर गई। आप लोग शायद इस आदमी को नहीं जानते, लेकिन अंकिता इसे जानती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले अंकिता को इसके साथ देखा गया था। लेकिन उस वक्त अंकिता के साथ एक और औरत भी थी। लेकिन ये आदमी है कौन सर? इस सवाल का जवाब तो हम भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम अंकिता के क्या लगते हो? मैं उसका देवर हूँ। ठीक है, अंकिता को कॉल करके जल्दी बुलाइए, हमें उससे कुछ पूछना है। साहब वो तो 3 दिन से घर नहीं लौटी। हम लोग थाने आने ही वाले थे, उससे पहले ही आप आ गए। क्या अंकिता 3 दिन से घर नहीं लौटी और आप लोगों की नींद अब टूट रही है? साहब जब से मेरा बेटा यानी अंकिता का पति इस दुनिया से गया है, उस दिन से लेकर आज तक उस औरत ने मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की है। साहब हमें लगा वो अपने किसी दोस्त के यहाँ गई है। पहले भी ऐसा हुआ है साहब, जब वो अपने किसी दोस्त के यहाँ 2-4 दिन रहकर आई है, हमें लगा वो आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई और उसका फोन भी बंद आ रहा है। इसीलिए हम लोग आज थाने आने वाले थे। इस वक्त अंकिता किसके साथ हो सकती? हमें नहीं पता सर। हाँ लेकिन पूजा के साथ हो सकती है। पूजा और अंकिता भाभी बचपन के दोस्त हैं। और हाँ सर, पूजा अपनी बेटी पायल के साथ 2 महीने से यहाँ पे किराए पे रह रही थी। रह रही थी मतलब? अब कहाँ है पूजा?
हमें नहीं पता सर। सर अंकिता भाभी के साथ साथ पूजा भी गायब है। आप लोगों जैसे गैर जिम्मेदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखे। 3 दिन से अंकिता लापता है। 24 घंटे बाद आप उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर सकते थे। खैर, हमें अंकिता और पूजा की फोटोग्राफ्स दीजिए और उनके नंबर भी। साहब अंकिता का फोटो और नंबर तो है हमारे पास, लेकिन पूजा का फोटो और नंबर हमारे पास नहीं है। क्या पूजा और पायल का स्केच बनवा सकते हैं? हाँ साहब। ठीक है, आप लोगों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आइए। सर ये रहा पूजा का स्केच। सर पूजा की बेटी पायल के स्केच पे काम चल रहा है। ठीक है, जैसे ही पायल का स्केच तैयार हो जाए, अंकिता की फोटो के साथ साथ इन दोनों के स्केच को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन पे सर्कुलेट कर दो। अपने पूरे खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दो। हमें किसी भी हाल में अंकिता, पूजा और पायल को ढूंढना ही। इनके घर वालों ने इनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है? हाँ सर। सर अंकिता के घर वालों ने उन तीनों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी है। और सर अंकिता के कॉल रिकॉर्ड्स और उसके फोन के लास्ट एक्टिव लोकेशन मैंने मंगवा ली है। गुड। ये अंकिता काम कहाँ करती है? सर अंकिता के घर वालों का कहना है कि अंकिता मार्केट रोड पर किसी क्लिनिक में काम किया करती थी। इस क्लिनिक में जाके अंकिता और पूजा के बारे में पता कर। सर क्लिनिक तो तब पहुंचेंगे ना जब क्लिनिक का पता उसके घर वाले बताएंगे। मतलब ये सर कि अंकिता के घर वालों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं है कि अंकिता कौन से क्लिनिक में काम करती थी। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है केलकर। घर का एक सदस्य इतने समय से एक जगह पे काम कर रहा है और घर के बाकी मेंबरों को उसके बारे में पता ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है? चलो। पंकज, ये कैसे पॉसिबल है कि तुम लोगों को पता ही नहीं है कि अंकिता कौन से क्लिनिक में काम करती है? साहब हम उसके मामले में दखलंदाजी नहीं करते थे। वो अपनी मर्जी की मालिक थी और वैसे भी वो हमें सच नहीं बताती, उल्टा हमें ही 4 बात सुना देती। अंकिता के ऐसे रवैये की कोई खास वजह? सर उसे आज़ाद रहना पसंद था। उसकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर करे उसे अच्छा नहीं लगता था, या उससे कोई सवाल जवाब करे तो वो चिढ़ जाती थी सर। और सर हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि वो मार्केट रोड से किसी क्लिनिक में जाती थी। ऐसे ही दिखते थे सर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। सर मार्केट रोड के हर क्लिनिक में अंकिता का फोटो और पूजा का स्केच दिखा के पूछताछ करो। पता करो कि ये कहाँ काम करती थी और आखिरी बार वहां कब देखा गया। ओके सर। केलकर ये परिवार जितना खड़ा है उतना ही गड़ा है और अपने साथ कई राज गड़ाए बैठा है। इनके पड़ोसियों से पूछताछ करनी होगी। ओके सर। चलो जल्दी से मुंह खोलो। देख नहीं खाएगी ना तो काला बाबा आके डराएगा। चल 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 मुंह खोल। कट्टी। चल थोड़ा सा खा ले। ये लड़की क्या चाहिए? बड़ा पाव चाहिए? पैसे? ये चल निकल ना, पैसे लेके आना तब लेके जाना बड़ा पाव। चल निकल यहाँ से। अरे पुलिस का अप डाउन चले, थोड़ा टेंशन वाला माहौल है, समझो तुम। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अरे हो जाएगी डिलीवरी। अरे जब मैं बोल रहा हूँ मेरी बात पे विश्वास करो कि नहीं। कॉल करता हूँ बात। गरिमा कहाँ जा रही है? वो सर में बहुत दर्द हो रहा है इसलिए मेडिकल स्टोर जा रही हूँ दवाई लेने। अच्छा रुक। पंकज बेटा जरा आना। हाँ माँ क्या हुआ? बेटा जरा दुकान से जाके इसके लिए सरदर्द की दवाई ले आ। किसी को आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसा कर तू साथ में चला जा, रात के 9 बज रहे हैं। सिर्फ रात के 9 ही बजे हैं माँ जी, और दुकान भी पड़ोस में ही है, मैं खुद जा सकती हूँ। अरे माँ रात के 9 ही तो बजे, जाने दो ना। तुझसे जितना कह रही हूँ उतना कर, चल जा जल्दी। आप अंकिता के परिवार को कब से जानते हो? सर बहुत साल से जानते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, कभी कोई उनसे तकलीफ नहीं हुई हमें। सर परिवार तो अच्छा है, लेकिन अंकिता का अपने सास से रोज झगड़ा होता था।
किस बात पे होता था झगड़ा? सर ये तो नहीं बता सकता मैं, मुझे लगता है शायद पैसे की बात को लेकर हो सकता है। जब तक अंकिता का पति जिंदा था तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उसके मरने के बाद उन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। एक एक दिन उन लोगों को काटना बहुत मुश्किल हो गया था। पंकज की दुकान तो है पर उससे कोई खास कमाई नहीं हो पाती थी। अंकिता कैसी लड़की थी? अंकिता अच्छी लड़की नहीं थी साहब। मतलब? क्या बताऊं साहब, रोज अपने देवर के साथ बाइक पे जाती थी चिपक चिपक के, वो भी उसका पति ना होने के बाद। अब गंदी सोच वाले तो गंदा ही सोचेंगे ना साहब। वो बेचारा तो सिर्फ अंकिता को क्लिनिक तक छोड़ने जाता था। एक तरफ जहां पुलिस पूरे जी जान से अंकिता, पूजा और पायल की तलाश में जुटी थी ताकि उस अज्ञात शख्स के बारे में कुछ पता चल सके, वहीं दूसरी तरफ 8 साल की मासूम पायल जिंदगी से सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही थी। आखिर पायल इस तरह से अकेले क्यों भटक रही थी? अगर वो रोज घर से अंकिता और पूजा के साथ निकलती थी तो इस वक्त अंकिता और पूजा कहां थे और पायल उनसे अलग कैसे हुई? पुलिस को चाय वाले से पता चला था कि किसी बात को लेकर अंकिता और पूजा की मृतक के साथ कहासुनी हुई थी। आखिर इस झगड़े की वजह क्या थी और क्या इस खून से पूजा और अंकिता का कोई लेना देना था? पुलिस को मृतक के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पाया था और ना ही उन्हें पूजा के बारे में कुछ खास जानकारी हासिल हुई थी। पुलिस के लिए अंकिता के परिवार वालों पर भरोसा करना आसान नहीं था। जब तू हर रोज अंकिता को अपनी बाइक से क्लिनिक छोड़ने जाता था तो हमसे झूठ क्यों बोला कि तुझे क्लिनिक का एड्रेस नहीं पता? अब यही सच बताएगा या तुझे मार मार के किसी क्लिनिक में भर्ती कर दूं? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। वो कहाँ काम करती थी मुझे कुछ नहीं पता सर इस बारे में। सर मैं तो सिर्फ उसको अपनी बाइक से छोड़ता था क्योंकि वहां से मेरी दुकान पास में है। और सर पूजा जब से घर में आई थी मैंने तो अंकिता को ले जाना बंद कर दिया था क्योंकि वो दोनों साथ में जाते थे। साहब पंकज झूठ नहीं बोल रहा, उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? सच बात तो ये है साहब कि एक अंकिता ही थी जिसके भरोसे हमारा घर चल रहा था। अगर उसकी कमाई ना होती तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाता। बस इसीलिए साहब हम उससे ज्यादा पूछताछ नहीं करते थे। अंकिता, ये टाइम है तुम्हारे घर आने का? कहाँ थी इतनी देर? हाँ तो काम करने जाती हूँ, ऐसे करने थोड़ी ना जाती हूँ। बाहर जाकर काम करती हूँ तभी तो इस घर का चूल्हा जलता है। अब हटिए सामने से। हमें डर था कि कहीं वो घर का खर्चा देना बंद ना कर दे। देखिए, ये मामला एक मर्डर और 3 लोगों की गुमशुदगी का है और जिसका मर्डर हुआ है उसकी आइडेंटिटी हमें अभी तक पता नहीं चल पाई है। उसके साथ आखिरी बार पूजा और अंकिता को देखा गया था और अब ये दोनों भी गायब हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करें। अभी वक्त है तुम लोगों के पास। अगर कुछ छुपाया है या कुछ बताना भूल गए हो तो बता दो अभी। हाँ साहब, एक बात और है, वो पूजा की बेटी पायल साहब वो गूंगी नहीं थी, गूंगी होने का नाटक कर रही थी। मैंने खुद एक दिन उसे गाना गाते हुए सुना था। ये लड़की क्या? लेकिन एक 8 साल की बच्ची गूंगी होने का नाटक क्यों करेगी? पता नहीं साहब। केलकर, यहां से तो कुछ हाथ नहीं लगा। एक बार अंकिता के रिश्तेदारों से मिलते हैं, शायद वहां से कुछ पता चले। सर अंकिता के रिश्तेदार के नाम पर उसकी सिर्फ एक बुआ है, उसके अलावा उसकी जिंदगी में उसके आगे पीछे और कोई नहीं है और वो भी पूना रहती है। तो केलकर फौरन पूना चलते हैं और पता करते हैं कि अंकिता की बुआ क्या उस आदमी को जानती है जिसका मर्डर हुआ है। मुझे पूजा की बेटी पायल की चिंता हो रही है, कहीं बड़ों के जाल में ये बच्ची किसी गलत जगह न फंसे। ओके सर, ठीक है, चलो। शारदा शर्मा? हाँ मैं ही हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हमें अंकिता के बारे में कुछ बात करनी। अंकिता के बारे में? अंकिता से आखिरी बार आपकी बात कब? अंकिता से बहुत वक्त से बात ही नहीं हुई है, लगभग 1 साल हो गया है और आखिरी बार तब मैंने उसे देखा जब उसके पति की अंतिम तिथि थी। अच्छा, अंकिता का कोई और रिश्तेदार है? नहीं सर, बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे और रिश्तेदारों में मेरे सिवा उसके आगे पीछे कोई नहीं है। इस आदमी को आपने कभी देखा है? नहीं सर, नहीं देखा। इसे गौर से देखिए, हो सकता है ये अंकिता का कोई पुराना प्रेमी या दोस्त हो और आपने इसे देखा हो। मैंने कहा ना सर, इसे मैंने नहीं देखा और अंकिता ऐसी लड़की नहीं थी। उसके माता पिता के देहांत के बाद
मैंने अपने हाथों से उसे पाला पोसा है, अच्छे संस्कार दिए हैं उसे। तो इसका मतलब अंकिता बचपन से ही आप ही के साथ रह रही थी? हाँ सर, वो यही रही है। इसे तो देखा ही होगा, ये अंकिता की बचपन की दोस्त है पूजा। नहीं सर, और पूजा नाम की तो अंकिता की कोई दोस्त थी ही नहीं। सर ये माजरा क्या है? अंकिता के साथ वाकई में कुछ गलत हुआ है या फिर वो कहीं चली गई है? खेलकर शारदा जी के हिसाब से अंकिता की पूजा नाम की ऐसी कोई दोस्त नहीं थी जो बचपन से उसके साथ है। और एक बात और, जिस आदमी का मर्डर हुआ है उसका अंकिता और पूजा के साथ क्या कनेक्शन? चाय वाले के हिसाब से भी अंकिता और पूजा की उससे लड़ाई हुई थी। सर क्या कोई झगड़ा इतना बढ़ सकता है कि किसी की हत्या भी कर दी जाए? हेलो, सब इंस्पेक्टर केलकर है? ओके सर, अंकिता के कॉल रिकॉर्ड से कुछ खास नहीं मिला, लेकिन एक सरप्राइजिंग बात सामने आई। उसके कॉल रिकॉर्ड में एक भी ऐसा नंबर नहीं था जो पूजा के नाम से रजिस्टर्ड हो। क्या? ऐसा कैसे मुमकिन है कि अंकिता ने पूजा को एक बार भी कॉल नहीं किया? अंकिता के फोन की लास्ट लोकेशन क्या थी? सर अंकिता के फोन की लास्ट लोकेशन 25 तारीख को शाम 6 बजे मार्केट रोड थी। मार्केट रोड यानी क्लिनिक से घर आते वक्त अंकिता गायब हुई। केलकर, कहीं अंकिता के गायब होने में इसके घर वालों को ही हाथ तो नहीं है? मोहल्ले वालों के हिसाब से भी घर में अंदरूनी झगड़े का एंगल सामने आया है। सर घर वालों के लिए वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। जब घर वालों को पता था कि घर उसी की वजह से चल रहा है तो फिर वो उसे क्यों मारेंगे? पंकज अंकिता को क्लिनिक के पास छोड़ने जाता था और उसने हमसे ये भी कहा कि उसने कभी अंकिता का क्लिनिक नहीं देखा। ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही। केलकर, कहीं इस कहानी में भी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के साथ इन घर वालों ने कुछ कर तो नहीं दिया? सर पड़ोसी के मुताबिक अंकिता और पंकज के बीच में कुछ चल रहा था। कहीं पंकज की मदद से ही तो अंकिता फरार नहीं हुई। इस पंकज की कुंडली निकलवाओ फौरन। ओके सर। अरे मैंने बोला ना अभी नहीं हो पाएगा, कर दूंगा थोड़ी देर में। अरे अच्छा हाँ करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करो, किसी का कॉल आ रहा है। हेलो, बच्ची तेरे पास थी ना? तेरे घर में है ना वो? क्या? अरे मेरे पास कोई बच्ची नहीं है। हेलो, हाँ तुम मुझे मिलो थोड़ी देर में। मुझे अपडेट करते रहना। हाँ ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता। सर विक्टिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस रिपोर्ट के हिसाब से विक्टिम की मौत 26 तारीख को हुई थी, लाश मिलने से तकरीबन 10 से 12 घंटे पहले। सर कातिल ने विक्टिम के पहले गले को काटा और उसके बाद उसकी छाती में 2 बार चाकू से वार किए। केलकर, इसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत बेरहमी से इसे मारा है। ऐसा तो कोई तभी करता है जब दुश्मनी हो या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि विक्टिम शायद मुसलमान। सर मैंने पंकज के फोन रिकॉर्ड्स को चेक किया, लेकिन एक नंबर के अलावा और कुछ हाथ ही नहीं लगा। इस नंबर में कुछ खास है? हाँ सर ये नंबर किसी भास्कर आपटे के नाम से रजिस्टर्ड है। सर भास्कर और पंकज में काफी बातें हुआ करती थी, कई बार तो दोनों में आधी रात तक देर तक बातें हुआ करती थी। और हाँ सर, भास्कर के नंबर से अंकिता को भी कॉल किया था। हेलो सर, पंकज रॉयल गार्डन होटल में आया सर। ओके। तुम हर वक्त इतनी टेंशन में क्यों रहते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे पता है तुम मेरे साथ, मैं देखता हूँ। सर मैंने क्या किया सर? अरे पंकज, चलो बात क्या है, लेकर के कहाँ लेकर के जा रही आप हमें? सर मैं और शीतल एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारा अफेयर है। ये भास्कर आपटे कौन है? जी, भास्कर आपटे मेरे पति का नाम है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका नंबर अब मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो देर रात तक फोन पर बातें तुम दोनों के बीच में हुआ करती थी? जी। अंकिता को कॉल क्यों करती थी? बोलो। सर अंकिता और पूजा मेरे पार्लर में काम किया करते थे। अंकिता ने मेरे पार्लर में 7 महीने पहले ही ज्वाइन किया था और अभी पिछले महीने ही
उसने मुझे पूजा से मिलवाया था। मैडम। हाँ अंकिता। मैडम ये मेरी दोस्त पूजा है और इसे ना काम की बहुत जरूरत है। पूजा, इससे पहले तुमने कौन से पार्लर में काम किया है? मैडम इसने पहले किसी पार्लर में काम नहीं किया, लेकिन मैं इसको सिखा दूंगी ना, मैं सब कुछ बता दूंगी इसे, और ये ना बहुत मन लगा के काम करेगी। और मैडम चाहिए तो पगार कम दे देना, प्लीज इसे रख लो, बहुत जरूरत है इसको काम की। ठीक है, अब जब तुम इतना कह रही हो तो रख लेते इसे काम पर। मैंने उसे काम पर रख लिया सर। 25 तारीख को भी अंकिता काम पे आई थी क्या? हाँ सर, आई थी और रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल गई थी, लेकिन दूसरे दिन वो आई नहीं। मैंने इस बारे में पंकज से भी पूछा था, तो उसने मुझे बताया कि अंकिता उस दिन घर पहुंची ही नहीं थी। तुम्हारे पार्लर में सीसीटीवी कैमरा तो होगा? जी। केलकर सर, इनके पार्लर की पिछले 1 महीने की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। देख पंकज, तुझे ये करना ही पड़ेगा। एक गुस्से पे काबू रख और दिमाग से काम ले। पर माँ वो मानेगी नहीं। तुझे गरिमा से बात करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। गरिमा, गरिमा, गरिमा सुनो। वापस मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, समझे? गरिमा मुझे पता है मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो प्लीज। आखिर तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता। कुछ तो करना ही होगा ना, मैं ये अकेला नहीं कर पाऊंगा। गरिमा प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज। ठीक है, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कितनी? 10% और। ठीक है। सर एक इंपॉर्टेंट खबर मिली है, अंकिता का फोन ऑन हुआ था, लोकेशन नवी मुंबई। फौरन वहां की लोकल पुलिस से कांटेक्ट करो और वहां जाके अंकिता को ढूंढो। ओके सर। ओ भाई, इसे देखा? नहीं साहब। सर महादेव रोड पर तो अंकिता को किसी ने नहीं देखा, लेकिन पार्लर के सीसीटीवी फुटेज में कुछ हाथ लगा। ये देखिए सर। ये तो वही आदमी है जिसकी हमें लाश मिली थी, और शीतल ने हमसे कहा कि वो इसे जानती ही नहीं। रुको, देखो शीतल, अब अगर एक झूठ भी तुम्हारी जबान से बाहर निकला तो मैं तुम्हें इस कांस्टेबल के पास छोड़ के चले जाऊंगा। बोलो, कौन था वो आदमी? सर वो आदमी मेरे पार्लर में आया था। तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम उस आदमी को नहीं जानती? क्योंकि मैं डर गई थी सर, क्योंकि जिस शख्स के बारे में आप पूछताछ कर रहे थे वो मर चुका था और मैं इन सब बचड़ों में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए आपसे झूठ बोल। या पंकज ने कहा था तुमसे झूठ बोलने के लिए? नहीं, पंकज ने मना नहीं किया था, उल्टा मैंने उसे कहा था कि वो मेरे पार्लर का नाम ना ले, आप लोगों के सामने मेरे पार्लर की बदनामी हो जाती। सर यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया है। वो आदमी कौन था और क्यों आया था तुम्हारे पार्लर? सर अंकिता और पूजा के गायब होने के 2 दिन पहले। जिन्नत है? कौन जिन्नत? अरे जिन्नत। जिन्नत? यहाँ पर कोई जिन्नत नहीं है। जी, कौन चाहिए आपको? अरे मसाज के लिए ऑयल देना। अरे अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? हेलो दरवाजा खोलो, पूजा। पैसे चाहिए मुझे। पूजा, तू ठीक तो है ना? उसने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? हाँ? नहीं मैडम। पूछे ये आदमी था कौन? और ये जीनत कौन है? जीनत मेरी चचेरी बहन का नाम है और ये उसका आदमी था।
ये जीनत कौन है? सर, पूजा का ही असली नाम जीनत है और उसकी बेटी का नाम ज़ेबा। तुम्हें ये सब कैसे पता? सर, एक दिन पायल कैंची से खेल रही थी और उस वक्त पार्लर की सभी लड़कियां खाना खाने के लिए बाहर गई थी। एक सेकंड। पूजा, तुम्हारी बेटी बोल सकती है? फिर तुमने सबसे झूठ क्यों बोला कि ये बोल नहीं सकती? और इसने अभी अभी अल्लाह बोला ना, तो तुम लोग मुस्लिम हो? मैडम, मैंने जानबूझ के ये झूठ नहीं बोला, मैं मजबूर थी। मेरा नाम जीनत है और मेरी बेटी का ज़ेबा। मैडम, अब तो आपको सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ ये झूठ मैं जानबूझ के नहीं बोल रही मैडम। बस आप किसी को इस राज के बारे में मत बताइएगा। ठीक है, ठीक है। अंकिता को भी ये सब पता था? पता नहीं सर। सर, अंकिता का फोन चौसर नाम की जगह पे ऑन हुआ है। पुलिस के लिए केस इतना ज्यादा उलझ चुका था कि वो किसी एक थ्योरी को पकड़कर आगे नहीं बढ़ सकते थे। क्या शीतल ने पूजा और जीनत और पायल और ज़ेबा के बारे में जो पुलिस को बताया था वो सच था? शीतल ने जो कुछ भी बताया था अगर वो सच था तो फिर जीनत अपनी बेटी को गूंगेपन का नाटक करने के लिए क्यों कहती थी? क्या इस सब के बारे में अंकिता को भी पता था? आखिर अंकिता, जीनत और ज़ेबा का उस मृतक के साथ क्या संबंध था और वो जीनत को ढूंढता हुआ उसके इलाके तक कैसे और क्यों आ पहुंचा था? इस कहानी का हर पात्र अपना अपना दांव चल रहा था और इस बाजी को अपने नाम करने के लिए पुलिस को जरूरत थी एक मास्टर स्ट्रोक। एक काम करो, आसपास पूछताछ करो, देखो कुछ पता चलता है। ये लड़के रुक। नहीं बोलेगा चलो, पंकज जी ने बोला था कि मुर्गे में एक औरत आएगी, उससे सिम कार्ड लेकर उसे कभी कभी चालू करके बंद करना है। सर, बस मुझे इतना ही करने को कहा था, मुझे और कुछ नहीं पता सर। सब गाड़ी में डाली सर, चल गाड़ी में। क्या करूं? उसने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मेरी नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर, सब बताता हूँ सर। आप लोग बार बार घर पर आ रहे थे, आसपास के लोग बातें बनाने लग गए थे, इसलिए मैंने आपका ध्यान भटकाने के लिए गरिमा को अंकिता की सिम कार्ड लेकर के उस लड़के के पास भेजा था सर। मैंने गरिमा को इसलिए भेजा था सर क्योंकि मुझे पता चल गया था कि लोगों की नजर मुझ पे है। अंकिता का सिम कार्ड तेरे पास कहां से आया? सर, अंकिता के गायब होने के अगले ही दिन शीतल को उसका फोन पार्लर में मिला और उसने वो फोन मुझे ला करके दिया, जिसका फायदा मैंने उठाया आप लोगों को इस केस से भटकाने के लिए। सर, शकुंतला साहब, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है साहब। अच्छा, तो आपके इस भोले भाले बेटे के पास अंकिता का फोन कहां से आया? साहब, वो फोन तो शीतल ने उसे दिया था। आपको यकीन ना हो तो आप शीतल से बात करके खुद पता करा ले सर। किससे पता करना है और कैसे पता करना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। आप बताइए कि आप यहाँ आई क्यों हैं? साहब, मैं तो यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। मेरी बहू अंकिता बहुत ही अय्याश है साहब। मेरे बेटे के मरने के बाद
वो कई मर्दों के साथ संबंध रखती थी, खुद पार्लर में काम करके हमसे कहती थी कि वो किसी डॉक्टर के पास काम करती है। पंकज को ये सब मालूम था, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसे नहीं पता था कि मुझे ये सब पहले से ही पता है। और क्या क्या जानती है? साहब, वो आदमी जो मरा है वो या तो मेरी बहू का दलाल होगा या फिर उसका यार। मैं अब तक ये सोचकर चुप रही कि आप लोग ज्यादा तहकीकात करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी बहू इन सब धंधों में थी और हम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे साहब। अच्छा, आपके पास क्या सबूत है कि वो आदमी उसका दलाल था या फिर प्रेमी? साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उस रात। अब आप ही बताइए साहब, एक पराया मर्द किसी औरत को रात के 11 बजे अपनी बाइक पे बिठा कर लाता है और उसे इतने सारे रुपए देता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो तो अच्छा हुआ साहब कि उस दिन मेरा व्रत था और व्रत खोलने के इंतजार में मैं खिड़की पर खड़ी थी। किस दिन की बात है ये? सब 21 तारीख की। हाँ, 21 तारीख को ही मेरा व्रत था। केलकर, ये शकुंतला देवी हमसे झूठ बोल रही है, क्योंकि 22 तारीख को वो आदमी कलम्बोली आया था और उसने चाय वाले से गुरदासपुर चौक जाने का रास्ता पूछा था। अगर वो वहां अंकिता और जीनत से मिलने गया था तो उसे अंकिता का एड्रेस पता होना चाहिए, क्योंकि 21 तारीख को मतलब एक रात पहले उसने अंकिता को वहां ड्रॉप किया था। इसका मतलब है कि ये शकुंतला देवी हमसे झूठ बोल रही। सर, पार्लर के सीसीटीवी फुटेज से भी ऐसा कुछ नहीं मिला जहां से पता चल सके कि वहां पर प्रोस्टिट्यूशन का धंधा होता है। केलकर, इस औरत पे नजर रखो, 2 कांस्टेबल लगा दो इसके पीछे। ओके सर। लेकिन सर, एक बात समझ नहीं आई, जीनत सबसे ये क्यों छुपा रही है कि वो एक मुस्लिम है? केलकर, जिस आदमी का मर्डर हुआ है शायद वो भी मुसलमान है। और शीतल ने भी हमसे बताया था कि वो पार्लर में अंकिता से नहीं, जीनत से मिलने आया था। हो सकता है वो जीनत का ही कोई रिश्तेदार हो। अगर ऐसा है तो अंकिता और उसके परिवार से इस आदमी का क्या लेना देना है, और वो जीनत को धमकी क्यों दे रहा है? और सोचने वाली बात यह है कि इस आदमी को किसने मारा होगा और क्यों। मैंने तुझे मना किया था ना, यहाँ पे मत आना। क्यों आए यहाँ पे? भाई यहाँ से। ओ भैया, क्या कर रहे हो ये? बच्चे के साथ कोई ऐसे पेश आता है? सॉरी सर। जाओ। बेटा क्या हुआ? अंदर चलो। यही है ना आपका बैग? आपको भूख लगी है? कुछ खाओगे? आज अंकिता, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ सर। देखो अंकिता, हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसने अगवा किया तुम्हें? मुझे नहीं पता सर, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। अंकिता, अब तुम्हें अपने ससुराल वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम हमारी प्रोटेक्शन में हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो,
हमें पता चल चुका है कि तुम्हारे ससुराल वालों ने ही तुम्हें किडनैप करवाया, क्योंकि तुम जहां मिली उस फैक्ट्री में हम तुम्हारी सास को फॉलो करते करते ही पहुंचे थे। बेटा, ये आपकी नोटबुक में क्या लिखा है? किसी का नंबर है क्या? ये लो बेटा, कभी भी जरूरत हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल करना, ठीक है? बेटा, आपको इस नंबर पे बात करनी है क्या? बेटा, मेरा फोन स्विच ऑफ है, आप मेरे साथ घर चलो, मैं आपको वहां से फोन करवा दूंगा, ठीक है? आपका नाम क्या है बेटा? जीबा। शीतल ने जो पुलिस को बताया था वो सच था। जीनत और ज़ेबा मुस्लिम थे और ज़ेबा अच्छी तरह से बात भी कर सकती थी, लेकिन जीनत दुनिया को अपना नाम पूजा और अपनी बेटी का नाम पायल बताया करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या अंकिता को जीनत का सच पता था? अगर अंकिता को सब कुछ पता था तो उसने पुलिस से झूठ क्यों कहा? उसने पुलिस से जानबूझकर अपनी किडनैपिंग का राज क्यों छुपा रखा था? उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि उसे शकुंतला और पंकज ने अगवा किया था? जिस शख्स को ज़ेबा मिली थी वो शख्स कौन था? क्या वो सच में ज़ेबा की मदद करना चाहता था या फिर उसकी मंशा कुछ और ही थी? आओ बेटा। चलो बेटा, घबराओ नहीं, आ जाओ। क्या नाम है आपका? ज़ेबा। ज़ेबा, बहुत प्यारा नाम है। आओ अंदर आओ बेटा। अंकिता, अब तुम्हें अपने ससुराल वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम हमारी प्रोटेक्शन में, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो, हमें पता चल चुका है कि तुम्हारे ससुराल वालों ने ही तुम्हें किडनैप करवाया, क्योंकि तुम जहां हमें मिली उस बिल्डिंग में भी हम तुम्हारी सास को फॉलो करते करते ही पहुंचे थे। सब, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं आराम करना चाहती हूँ। चलो, तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। ये बताओ कि जीनत और ज़ेबा कहाँ? जीनत और ज़ेबा? जीनत और पूजा और ज़ेबा और पायल। तुम्हें इनके असली नाम नहीं पता? नहीं सर, उनका नाम पूजा और पायल ही है। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। अच्छा, ये बताओ कि क्या ये पायल बोल सकती थी? नहीं सर। ठीक है, चलते हैं। हेलो पंकज, मैं इंस्पेक्टर शिंदे बोल रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए। तुम्हारी भाभी अंकिता हमें मिल गई। उसने अपनी किडनैपिंग के बारे में कुछ बताया? उसने कहा कि उसने किडनैपर्स के चेहरे नहीं देखे। तुम लोग चाहो तो उसे हॉस्पिटल से घर ले जा सकते हो। हाँ ठीक है सर, हम बस निकल ही रहे। ये लो बेटा, आपके लिए दूध का ग्लास। लो, नहीं पियोगी? ये क्या है? मुझे नहीं दिखाओगी? देखो मैं भी। दिखाओ 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 दिखाओ। ओ, आपकी मम्मा का नंबर है? अच्छा, तो आपको मम्मा से बात करनी है? ठीक है, मैं आपकी मम्मा से बात कराऊंगी, लेकिन पहले आपको ये दूध खत्म करना होगा, ठीक है? उसके बाद मैं आपकी मम्मी को फोन लगाऊंगी और हम ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? पर दूध पी लो। गुड गर्ल। ये लो।
तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम और पूजा कहाँ मिली। सर, मुझे पैसे की जरूरत थी सर, तो मैं एक पार्लर में काम करने लगी और थोड़ी ज्यादा इनकम के लिए मैं न्यूज़पेपर में ऐड देती थी कि हमारे पार्लर में लड़कियों को ट्रेनिंग और जॉब मिलेगी। मैंने सोचा कि उनके जॉब के बदले में मुझे कमीशन मिल जाएगा और वही ऐड देकर पूजा ने मुझे कॉल किया था। सब पूजा भी मेरी तरह विधवा थी, इसलिए हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस आदमी को जानती हो? ये तो अराफात है। इस आदमी का नाम अराफात है? कौन है ये आदमी? कैसे जानती हो तुम इसे? सब पूजा ने मुझे बताया था कि अराफात उसकी चचेरी बहन का पति है। कुछ साल पहले पूजा के पति की मौत हो गई थी, उसके बाद उसे पैसों की बहुत तंगी हो गई थी, इसलिए मजबूरन उसने अराफात से पैसे उधार लिए थे। लेकिन अराफात के मन में चोर था, वो हद से ज्यादा ब्याज लेने लगा पूजा से, और जब पूजा पैसे नहीं दे पाई तो अराफात उसे डराने और धमकाने लगा, और इस सब से तंग होकर पूजा कोयना नगर से यहाँ चली आई। यहाँ आने के बाद पूजा ने अपनी नई जिंदगी शुरू की थी, लेकिन पता नहीं कैसे अराफात को पता चल गया कि वो यहाँ पर है और वो उसे फिर से तंग करने लगा। 3 दिन। सब पूजा और मैं काफी अच्छे दोस्त थे और मैं उसकी मदद करना चाहती थी, इसलिए मैंने तय कर लिया था कि मैं अपने सारे जेवर बेचकर उसकी मदद करूंगी। अरे वाह, कितना सुंदर हार है। मैंने आज तक कभी ऐसा हार नहीं देखा। है ना? मेरी बुआ ने मेरी शादी में दिया था। अराफात को किसने मारा? मुझे नहीं पता सर, आप प्लीज पूजा और पायल को ढूंढिए ना। पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में होंगे। तुम अब भी हमें नहीं बताओगी कि तुम्हें किसने अगवा किया था? सर, मैंने आपसे कहा ना, मैंने उसका चेहरा ही नहीं देखा, तो मैं आपको कैसे बताऊं? ठीक है। केलकर, क्या अंकिता को सच में नहीं पता कि पूजा का असली नाम जीनत है और वो एक मुसलमान? शीतल ने जो हमसे कहा वो सच है या मामला कुछ और ही है? शीतल और शकुंतला का कहना है कि ज़ेबा बोल सकती है। ये बात अंकिता को कैसे नहीं पता? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकिता हमसे कुछ छुपा रही? केलकर सर, ये जो आदमी है अराफात, इसकी पूरी हिस्ट्री चाहिए मुझे। इसका पास्ट और प्रेजेंट खंडगार डालो, तभी इसका फ्यूचर हम डिसाइड कर पाएंगे। ओके सर। चलो। आखिरकार इस गुमनाम लाश को पहचान मिली। अंकिता ने पुलिस को बताया कि जिस शख्स की हत्या हुई थी उसका नाम अराफात था, लेकिन पुलिस को अराफात के बारे में उसके नाम के अलावा और कुछ पता नहीं चला। आखिर अंकिता क्यों पुलिस से अपने घर वालों द्वारा अपनी किडनैपिंग की और पूजा और पायल की पहचान छुपा रही थी? क्या अंकिता ये सब किसी खास मकसद से जानबूझकर ऐसा कर रही थी? और इस सब के बीच पायल उर्फ ज़ेबा कहाँ थी, ये अब तक किसी को नहीं पता था। क्या हो रहा था उसके साथ, और ये परिवार कौन था जिसने उसे अपने साथ रखा हुआ था? गुड मॉर्निंग। आपकी नींद पूरी हुई या नहीं? क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? हाँ, मुझे मेरी नोटबुक चाहिए। मुझे मेरी अम्मी से बात करना है। अच्छा, आपकी अम्मी से तो मैं वैसे ही बात कर चुकी हूँ। आपको पता है वो आपको शाम को लेने आ रही हैं। क्या हुआ, आप खुश नहीं हो? आपकी अम्मी आपको लेने आ रही हैं। ज़ेबा, क्या सोच रहे हो आप? क्यों उदास हो? आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। जाओ बेटा, अंकल के पास जाओ। उठो उठो उठो, जल्दी 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 जल्दी। अंकिता, तुम लोगों को यही लग रहा है ना कि मैंने पुलिस को सच क्यों नहीं बताया? डरने की जरूरत नहीं है, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम लोगों को वही करना होगा जो मैं कहूंगी। हाँ, पहले तो मुझे ये बताओ कि पूजा और पायल है कहाँ, और तुम लोगों ने क्या किया उनके साथ? तुझे अभी भी उस पूजा की पड़ी है? चल चल, मैं तुझे दिखाती हूँ कि उसने क्या किया। चल मेरे साथ, चल। हाँ, तुझे दिखाती हूँ। हाँ, मेरे साथ। ये देख, अलमारी तोड़ के सारे गहने उठा के ले गई है तेरी सहेली वो पूजा।
हाँ ये देख, और ये भी देख, कुछ नहीं छोड़ा उसने, सब ले गई। तेरे घर में रहकर तुझसे ही गद्दारी की उसने। आप झूठ बोल रही है, मुझे ऐसा कर ही नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता। यही सच है, उसने तो अपना नाम भी झूठा बताया तुझसे। उसका नाम पूजा नहीं जीनत है, मुस्लिम है वो। तूने एक मुस्लिम को घर में रहने दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आप बताइए, आपने इस चोरी के बारे में पुलिस को बताया? हाँ? अरे दिमाग खराब है क्या? पहले ही एक मर्डर के केस में पुलिस हमारे घर के चक्कर काट रही है, और अब ये चोरी का और बता दूं, उसके बाद तो पुलिस आके हमारे घर में ही बच जाएगी। बार बार पुलिस के आने जाने से पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचते हैं पता है तुझे? सर, अराफात खान एक हिस्ट्री सीटर है सर। उस पर लूटपाट, चोरी, किडनैपिंग और हाफ मर्डर के कई केसेस दर्ज हैं। सर, आपने मुल्सी रिसोर्ट वाले केस के बारे में तो अखबार में पढ़ा ही होगा। इस चोरी में उसने अपने 2 दोस्तों के साथ करीब 30 लाख रुपए की चोरी की थी। जीनत? सर, ये औरत अराफात की बीवी जीनत है। उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम जेबा है। अच्छा, अराफात के जो चोरी में 2 साथी थे, उनके नाम क्या है? सर, एक का नाम परीक्षित था जो अब मर चुका है, और दूसरे के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। ये परीक्षित मरा कैसे था? सर, परीक्षित हमें काफी घायल हालत में मिला था। उस पर चाकू से हमला किया गया था और वो किसी तरह से खुद ही हॉस्पिटल पहुंचा था। मरने से पहले उसने हमें बताया कि इस चोरी में उसके साथ उसका पार्टनर अराफात भी था। सर, पैसे के बंटवारे को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। उसके बाद अराफात ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन सर, परीक्षित के मुताबिक उसने अराफात के हिस्से का पैसा उसकी बीवी जीनत को दे दिया था, लेकिन अराफात ये बात मानने को तैयार नहीं था। सर, एक बात तो क्लियर है, पूजा का असली नाम जीनत, और वो अराफात की भाभी नहीं बल्कि बीवी है। और अराफात से बचने के लिए ही उसने अपना नाम पूजा रखा था, ताकि अराफात उसे ढूंढ ना पाए। क्या यह मुमकिन है कि परीक्षित ने अराफात के हिस्से का 10 लाख रुपए जीनत को दिया, और जीनत ये रुपए हजम करके जेबा को अपने साथ लेकर यहाँ भाग गई, और वो चाय वाले ने अंकिता और जीनत के साथ उस दिन अराफात को देखा, तो अराफात जीनत से अपने पैसे वापस देने की बात कर रहा है। लेकिन आखिर कोयना से यहाँ आकर जीनत ने 10 लाख रुपए का क्या किया होगा? सर, जीनत अंकिता के घर रह रही, हो सकता है कि उसने अंकिता के घर में ही पैसे छुपाए हो सकता है। केलकर, इस अंकिता के घर का सर्च वारंट निकलवाओ। ओके सर। केलकर, घर का कोना कोना छान मारो। ओके सर। सर, क्या बात होगी सर, बताते हैं। आखिरकार पुलिस को जीनत और अराफात के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। अगर वाकई में जीनत अराफात के पैसों के साथ कोयना नगर से भागी थी, तो उसने वो पैसे अपने पास ही रखे होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उन 10 लाख रुपयों के बारे में सिर्फ अंकिता को ही पता था और इस सब के पीछे उसी का दिमाग था? या फिर जीनत खुद ही अराफात की हत्या कर वो 10 लाख रुपए और जेवर लेकर चंपत हो गई थी? पुलिस ने पंकज के घर की तलाशी ली, जहां से उनके हाथ कुछ नहीं लगा। सर, अंकिता के घर तो कुछ नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ट्रेन गलत ट्रैक पर जा रही हो? केलकर, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा ट्रैक सही है, लेकिन हमने स्टेशन गलत चुन लिया। हो सकता है इन लोगों को जीनत के पैसों के बारे में पता चले। 10 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा होता है। इतने पैसों के लिए तो कोई भी जीनत और उसकी बच्ची का रास्ता साफ कर सकता है। केलकर सर, तो जीनत की नाव लालच के भंवर में तो नहीं फंस गई? चलो। मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? बेटा, मेरी आपकी मम्मी से बात हुई थी। वो बोल रही थी उन्हें थोड़ा काम था, इसलिए नहीं आ पाई वो, लेकिन वादा किया है जल्दी आएंगी आपको लेने। सच्ची? आपने मेरी अम्मी से बात की थी? सच्ची, मैंने आपकी अम्मी से बात की थी। तो फिर आपने मुझे मेरी अम्मी से बात क्यों नहीं करवाई? बेटा, वो बहुत जल्दी में थी ना, इसलिए उन्होंने फोन कट कर दिया, इसलिए आपकी बात नहीं करा पाई। अच्छा, ये सब छोड़ो, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, ठीक है? ये देखो। मेरी अम्मी मुझे लिपस्टिक लगाने नहीं देती थी। ठीक है, तो मैं तुम्हें लिपस्टिक लगाऊंगी, ठीक है? ये देखो, चलो आ करो। नहीं नहीं, मुझे मेरी अम्मी डांटेगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपकी अम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। लिपस्टिक लगा लो।
अब आगे क्या करना है? अंकिता तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हो रही है। उसने तो बस पूजा और पायल की रट लगाई हुई है। हम उसका कुछ नहीं कर सकते, और हमने कुछ करना चाहा तो हम ही फंस जाएंगे। इससे अच्छा उसे जो करना है वो करने देते हैं। थोड़े टाइम बाद खुद ब खुद शांत हो जाएगी। उससे ज्यादा तो मुझे गरिमा की चिंता है। दिन पर दिन उसकी मांगे बढ़ती जा रही हैं। उसकी चिंता मत कर। उसके साथ क्या करना है मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। हेलो कंट्रोल रूम, खंडारा घाट के पास एक औरत की बॉडी मिली है। ये तो वही औरत है जिसका स्केच लोनावाला सिटी पुलिस ने जारी किया था। जी सर। उनको इन्फॉर्म करो। इसके साथ एक बच्ची भी थी, वो मिली? नो सर। जीनत की हत्या के बाद अब यह केस एक डबल मर्डर केस में तब्दील हो गया था। पुलिस का सारा शक अब अंकिता पर ही था। आखिर जीनत की हत्या क्यों हुई होगी? क्या अंकिता ने ही उन 10 लाख रुपयों के लिए जीनत की हत्या कर दी थी क्योंकि उसे हमेशा पैसों की जरूरत रहती थी? क्या इस हत्या में अंकिता के परिवार वाले भी शामिल थे? अब तक पुलिस को जेबा के बारे में कोई क्लू नहीं मिल पाया था। क्या जेबा सुरक्षित थी? सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अराफत एक चोर था, ये बात मुझे पूजा ने कभी बताई नहीं। और सर अगर पूजा अराफत से पैसे लेकर यहाँ पर आ भी गई थी तो वो पैसे है कहाँ? पूजा का सारा खर्चा तो मैं ही उठाती थी, और अगर उसके पास पैसे होते तो वो मुझसे पैसे क्यों मांगती? अंकिता, 10 लाख रुपए एक बड़ी अमाउंट होती, और हमें शक है कि जीनत का मर्डर इन्हीं पैसों की वजह से हुआ। क्या तुम्हें सच में इन पैसों के बारे में नहीं पता था? बिल्कुल नहीं सर। अब मुझ पर शक कर रहे हैं? देखो, शक करना हमारा काम है। जीनत को आखिरी बार 25 तारीख को देखा गया था। उस रोज वो पार्लर आई थी, फिर दोपहर को वहां से चली गई। हाँ, वो पायल को एनजीओ से लेने जाती थी। एनजीओ? हाँ सर। वो एक्चुअली मेरी सास बहुत बुरी औरत है। उसके साथ एक 8 साल की लड़की को अकेले छोड़ना सही नहीं था। उसे लगता था कि पायल बोल सकती है, वो गूंगी नहीं है, और इस बात को लेकर घर में हर रोज झगड़े होते थे। तो मैंने पूजा को कहा कि वो पायल को किसी एनजीओ में डाल दे ताकि पायल की परवरिश अच्छी हो और उसे पढ़ने को भी मिले। जेबा कौन से एनजीओ में जाती थी? जी हाँ, ये तो पायल है, हमारी ही एनजीओ में पढ़ती है। इसकी माँ आई थी, बहुत ज़रूरतमंद लग रही थी तो हमने इसे एडमिशन दे दिया। मैडम मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। बच्ची को अकेले पाल रही हूँ, इसके पिता अब इस दुनिया में नहीं, इसे प्लीज एडमिशन दे दीजिए मैडम। क्यों नहीं, ऐसे भी हमारा एनजीओ ऐसे ही बच्चों की सहायता करता है। आप यहाँ पढ़ सकती हो। हाँ सर, लंच के वक्त अक्सर पूजा आकर पायल को ले जाया करती थी, और उस दिन भी दोनों साथ में ही खाना खाने के लिए बाहर गए थे। क्या आपको पता है कि वो लोग खाना खाने कहाँ गए थे? जी, पायल ने मुझे बताया था कि पूजा उसे पास ही के एक पार्क में उसे खाना खिलाने ले जाया करती थी। पायल ने बताया? हाँ सर, इसका मतलब शकुंतला देवी सही कह रही थी कि पायल बोल सकती है। अच्छा, पूजा ने क्या अपना कोई नंबर दिया था आपको? सर, हमारे एनजीओ में सभी स्टूडेंट्स और गार्जियंस के डिटेल्स होते हैं, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। ये लीजिए सर नंबर। सर, ये तो अंकिता का नंबर है। सर, 2-3 दिनों से हम ट्राई भी कर रहे हैं, पर ये नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। सर, एक बात समझ नहीं आई, जीनत ने पूरे घर वालों से ये बात क्यों छुपाई कि जेबा बोल सकती है? शायद इसलिए कि जीनत को डर था कि जेबा लोगों से ये ना बता दे कि वो लोग मुसलमान हैं, और शकुंतला देवी को ये कभी बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन सर, वो पार्क में जाकर जेबा के साथ लंच क्यों करती थी? वो तो एनजीओ में भी लंच कर सकती थी। क्योंकि पार्क ही एक ऐसी जगह है जहाँ जेबा और पायल बोल सकती है। सर, ये मामला बड़ा अजीब लग रहा है। अगर जीनत ने अंकिता से ये बात छुपाई थी कि जेबा बोल सकती है, तो उसने उसका नंबर एनजीओ वालों को क्यों दिया? उसे ये डर क्यों नहीं था कि अंकिता को सारा सच पता चल जाएगा? शायद इसलिए कि जीनत को लगता होगा कि एनजीओ वाले किसी इमरजेंसी में ही अंकिता को कॉल करें। खैर, चलो पार्क चलते हैं। ओके सर। 25 तारीख को तुम यहीं थे? जी साहब, 25 तारीख को मैं इधर ही था। इस बच्ची को देखा था यहाँ? जी साहब, इस बच्ची को मैंने देखा था, इसके साथ एक औरत भी थी। क्या यही वो औरत थी? जी साहब,
अक्सर ये दोनों इस पार्क में आया करते हैं। और क्या देखा तुमने? सर मैंने देखा एक वैन आई, उसमें से आदमी उतरा और बच्ची को उठा लिया। मैं शोर मचाने ही वाला था कि वो औरत अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठ गई। अच्छा, उस गाड़ी का नंबर तुमने देखा था जिसमें इन लोगों को लेके गए? नंबर तो याद नहीं है साहब। सफेद रंग की गाड़ी थी, टूरिस्ट टैक्सी जैसी। गाड़ी के पीछे में शेर का निशान था। अच्छा, गाड़ी में कुल कितने लोग थे? पक्का तो बता नहीं सकता साहब, गाड़ी मुझसे दूर खड़ी थी, 2 लोग लग रहे थे साहब। ठीक है, तुम जा सकते। जी सर। ठीक है सर, आसपास जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं सबके सीसीटीवी कैमरास चेक करो। किसी ना किसी सीसीटीवी में ये गाड़ी जरूर कैद हुई होगी। इस गाड़ी की पूरी डिटेल्स निकलवाओ। हेलो, ओके सर, जीनत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 25 तारीख को दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास हुई थी। पहले उसका गला घोट के उसकी हत्या की गई, उसके बाद उसकी लाश को फेंक दिया गया। 25 तारीख, और अराफात का मर्डर हुआ था 26 तारीख को। खेलकर कहीं अराफात ने ही तो जीनत को नहीं मारा? तो सर इस अराफात को किसने मारा होगा? यही तो पता लगाना है। चलो। गरिमा, सच सच बता कि तुमने पूजा को क्यों मारा और कहाँ छुपा के रखा पायल को? तुम्हें जो भी पता है ना, सब सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस के पास जाके तुम लोगों की सारी पोल खोल दूंगी, समझी? अरे भाभी, मुझे नहीं पता कि पूजा को किसने मारा और पायल को किसने किडनैप किया। झूठ मत बोलो गरिमा। मैं सच कह रही हूँ भाभी, मुझे नहीं पता पूजा को किसने मारा। मुझे बस इतना पता है कि माँ जी ने पूजा के बारे में झूठ कहा था आपसे। पूजा ने जेवर चुराए ही नहीं। क्या? पंकज और माँ जी दोनों एक नंबर के लालची हैं। अंकिता भाभी, हमें पुलिस में उन दोनों के खिलाफ कंप्लेन कर देनी चाहिए। बस, मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कह रही हो। तुम्हें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, है ना? लेकिन एक बात याद रखना, मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस घर में कौन कैसा है और क्या है, समझी? सर ये देखिए, उस पार्क के अगले वाले सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज। सर इस वैन के पीछे एक शेर का फोटो लगा है। ये शेर का फोटो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें वॉचमैन ने बताया था। सर ये वैन 25 तारीख की दोपहर को उस पार्क के बाहर भी खड़ी थी। केलकर, ये वैन किसी और सीसीटीवी फुटेज में दिखी? सर मैंने बाकी के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए। ये वैन ज्यादातर रात को निकला करती थी और लोनावला से आने वाले रास्ते पर दिखी थी। फौरन इस वैन को ढूंढ निकालो। ओके सर। पंकज, सच सच बता, मेरे गहने कहाँ है? सच बता रही है, मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे भाभी, ये सब क्या बोल रही हो तुम? मुझे क्या पता तुम्हारे गहने कहाँ हैं? ये गाड़ी आपकी कंपनी की है? हाँ सर, ये गाड़ी हमारी है। 25 तारीख को ये गाड़ी कहाँ थी? 25 तारीख को ये गाड़ी होटल ब्लू बर्ड के पास थी। जो हमारे क्लाइंट हैं, उनका एक स्टाफ मेंबर है अशोक, जो सुबह में गाड़ी लेकर जाता है और दिन भर गाड़ी अपने पास रखता है। शाम को ये गाड़ी मेरा ड्राइवर वापस लाता है सर। क्या 25 तारीख को ये गाड़ी वापस आई थी? नहीं सर, 25 तारीख को गाड़ी हमारे पास नहीं पहुंची, बल्कि होटल ब्लू बर्ड में ठहरी थी। 26 को हमारे पास आई। इस आदमी को पहचानते? नहीं सर, इस आदमी को मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, ये ब्लू बर्ड होटल कहाँ है? बस सर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, थैंक यू। हेलो शीतल, मैं गरिमा बोल रही हूँ। हाँ बोलो गरिमा। देखो शीतल, मैं तुमसे कोई झगड़ा वगड़ा करने के लिए फोन नहीं किया है। मुझे पता है तुम्हारे और पंकज के बीच में क्या चल रहा है। मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ, जिस तरह से उसने मुझे धोखा दिया है, एक दिन किसी और लड़की के लिए तुम्हें भी धोखा देगा। वो कोई शादी वादी नहीं करेगा तुम्हारे साथ। और हाँ, मैंने तुझे इसलिए फोन किया क्योंकि मुझे वो जेवर चाहिए। जेवर? कौन से जेवर? हाँ, जो पंकज ने चुरा के तुम्हें दिए थे। सुनो, मेरे पास तुम्हारे कोई जेवर वेवर नहीं है, समझी ना? तो तू ऐसे नहीं बताएगी? ठीक है, फिर मुझे पुलिस को बताना पड़ेगा। पुलिस ही निकालेगी तुमसे गहने। अरे नहीं नहीं, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं बताती हूँ ना कहाँ पर है तुम्हारे गहने। इस पूरे परिवार का इस डबल मर्डर केस से क्या संबंध था? क्या इस सब के पीछे की मास्टरमाइंड अंकिता ही थी, जो जानबूझकर पूरे मामले पर मिट्टी डालना चाहती थी? आखिर वो 10 लाख रुपए कहां थे? क्या ये सारी साजिश पंकज, उसकी मां और गरिमा की हो सकती थी? और शायद इस साजिश की भनक अंकिता को बाद में लगी और वो पैसों के लालच में उनसे जा मिली। आखिर गरिमा की आंखों में बगावत की चिंगारी क्यों दिखाई दे रही थी?
इस परिवार का राज अब भी पुलिस के सामने खुलना बाकी था। हाँ साहब, हमारे ट्रेवल से उस दिन गाड़ी मैं ही लाया था और मुझे प्रमोद ने गाड़ी लाने को कहा था। प्रमोद? जी हाँ, मैं और प्रमोद अक्सर होटल का सामान लाने के लिए बाहर जाते हैं। तो 25 तारीख को ये प्रमोद भी तुम्हारे साथ था? साहब, उस दिन हम कहीं नहीं गए थे। प्रमोद की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, तो इसलिए हमने जाना कैंसिल कर दिया और वैन होटल के पीछे पार्किंग में खड़ी थी। तो उस दिन वैन की चाबी किसके पास थी? साहब, चाबी तो प्रमोद के पास थी। हाँ साहब, चाबी तो उस दिन मेरे पास ही थी, पर मैं नीचे वाले कमरे में सोया था साहब, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब 25 तारीख को तुम मार्केट नहीं गया? नहीं सर, मैं मार्केट 25 को नहीं, अगले दिन 26 को गया था। आप किसी से भी पता कर सकते हो सर। किससे क्या पूछना है उसकी टेंशन तू मत ले, हम पुलिस वाले उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। हाँ सर, गए थे। क्यों, क्या बात है? ये किडनैपिंग और मर्डर का मामला है। सर, यहाँ पर काम करने वाला हर एक स्टाफ मेरे परिवार जैसा है। मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। मिस्टर वल्लभ, विश्वासघात भी वही करते हैं जिन पे पूरा विश्वास होता है। खैर, अगर आपके सो कॉल्ड परिवार में कोई विभीषण है तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। चलते हैं। भाभी, ये आपकी ज्वेलरी शीतल के पास रखवाए थे। भाभी, आप मेरे दोस्त हो। मैं माँ जी और पंकज की वजह से कुछ नहीं कह पाती हूँ, ना ही कुछ कर पाती हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं वो लोग मेरे साथ कुछ कर ना दे। एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो तुम। अगर किसी और के सामने करती ना तो शायद वो यकीन कर लेती, लेकिन मैं नहीं। एक बात अच्छे से याद रखना, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम पर भरोसा कभी नहीं करूंगी, समझी? ए सुनो। हाँ साहब। ये ब्लूबर्ड होटल में सामान तुम्हारे यहाँ से जाता है? हाँ साहब। कौन लेने आता है? साहब, अशोक और प्रमोद आते थे। 26 तारीख को भी वो लोग आए थे? हाँ साहब। तो रसीद तो दी होगी? दी है साहब। उस रसीद की एक कॉपी चाहिए हमें। ओके सर। हाँ बाबा, बोला ना मिलेंगे आज। पंकज, गरिमा कहाँ है? मुझे नहीं पता, अभी तो अपने कमरे में थी। अरे मैं सब जगह देख चुकी, वो कहीं नहीं है। सर, मैंने मार्केट के सभी वेंडर से बात की, उन सबका यही कहना है कि अशोक और प्रमोद 26 तारीख को सामान लेने वहाँ आए थे। उनके पास जो रसीद है वो भी ओरिजिनल है। सर, इसका मतलब तो साफ है कि प्रमोद और अशोक 25 को नहीं 26 को वैन लेके गए थे। लेकिन केलकर, इसका ये मतलब तो नहीं कि 25 तारीख को ये वैन होटल से बाहर निकली ही नहीं। सीसीटीवी चेक किया? सर, ये वैन होटल के पीछे सर्वेंट क्वार्टर के पास खड़ी होती है और वहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए। सर, मुझे आपको कुछ बताना है। जी बताइए। मुझे पता है सर, अंकिता को किसने किडनैप किया था। माफ कर दीजिए सर, हमसे गलती हो गई। हमने किसी को नहीं मारा सर, हमने तो सिर्फ अंकिता को किडनैप किया था, उससे अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए। हमने किसी को नहीं मारा सर। अगर हमें किसी को मारना होता तो अंकिता को मार के रास्ते से हटा देते। बेशक तुम लोग उसे भी मार डालते, अगर वक्त रहते हम अंकिता को ढूंढ निकालने में कामयाब नहीं होते। बढ़ो। जीनत को क्यों मारा? तुम्हें पता चल गया था उसके पास 10 लाख रुपए हैं। इन्हीं पैसों की लालच में तुमने मारा उसे? नहीं साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को नहीं मारा साहब। सब पूजा मुझे जान से भी प्यारी थी, वो एक ही तो थी जो मुझे समझती थी, तो मैं उसे क्यों मारूंगी? और मुझे किसी भी 10 लाख रुपए के बारे में नहीं मालूम सर। अराफात को तुम जानती थी, पूजा को भी तुम जानती थी। अब वो दोनों मर चुके हैं, वो 10 लाख रुपए भी गायब हैं। माजरा क्या अंकिता? और जितना दूध का धोड़ा तुम खुद को दिखा रही हो उतनी हो नहीं। तुमने हमसे ये क्यों छुपाया कि पंकज और तुम्हारी सास ने तुम्हें किडनैप किया था? सर, मैं किसी भी तरह पूजा और पायल के बारे में पता लगाना चाहती थी। मुझे लगा कि पूजा और पायल को गायब करने में इन लोगों का ही हाथ है। सर, ये रहे शकुंतला और पंकज के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, पंकज ने हमसे हमेशा ही झूठ बोला। 30 मई को उसको ब्लूबर्ड होटल से एक कॉल आया था। चलो, किसने किया था ये कॉल? सर, याद नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ सर, मुझे एक आदमी का कॉल आया था। वो मुझसे किसी बच्ची के बारे में पूछ रहा था और मुझे धमकी भी दे रहा था। बच्ची तेरे पास थी ना? तेरे घर में है ना वो? क्या?
अरे मेरे पास कोई बच्ची नहीं है। सर मुझे लगा कि आप लोगों ने मुझे कॉल किया कुछ सच निकलवाने के लिए। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था सर। होटल ब्लूबर्ड, इस होटल का इस केस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। आखिर वो आदमी कौन था जिसने पंकज को होटल के नंबर से कॉल किया था और बच्ची के बारे में पूछ रहा? सर मुझे तो उस बच्ची की फिक्र हो रही है। आखिर वो बच्ची जेबा कहाँ और किस हाल में होगी सर? कोई है? प्लीज मुझे अम्मी से खेलना है। पागल हो गई है क्या? क्यों शोर मचा रखा है? सॉरी बेटा, इस टाइम तो आपको सो जाना चाहिए ना। और कल तो आपके लिए कितना बड़ा दिन है, आपकी अम्मी आ रही है ना आपको लेने। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। और ये देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं, सुंदर सी फ्रॉक। ये नंबर इसी होटल का है? हाँ सर, ये हमारा ही होटल का नंबर है। 30 तारीख को दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास पंकज नाम के आदमी को यहीं से कॉल किया गया था। मैं जानना चाहता हूँ वो कॉल किसने और क्यों किया था। सर ये नंबर तो हमारे लॉबी का है। ठीक है, तो मुझे 30 तारीख के आपके लॉबी के सारे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चाहिए। हमें पता चल चुका है कि होटल से कॉल तू ही करता था। जीनत और जेबा को तूने किडनैप किया। गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब। तू तो कमरे में सो रहा था, होटल से बाहर कैसे निकला? मैंने चद्दर के नीचे तकिया रख दिया था और चुपचाप वहां से निकल गया था साहब। और कौन था तेरे साथ? केलकर, ये ऐसे नहीं बोले। नहीं बोलेगा। अराफत था मेरे साथ साहब। उसी ने मुझे उसके साथ चलने के लिए कहा था साहब। अराफत को कैसे जानता है? पॉलिसी रिजॉर्ट वाली लूट वाली केस में मैं अराफत का तीसरा पार्टनर था साहब। लेकिन अराफत जीनत के पीछे क्यों पड़ा था? क्या ये कहानी उन 10 लाख रुपयों से शुरू हुई थी? क्या वो 10 लाख रुपए वाकई जीनत के पास थे? साहब, परीक्षित ने मरने के पहले मुझे सारे पैसे दे दिए थे। मैंने अराफात से झूठ कहा कि परीक्षित ने पैसे जीनत को दे दिए। और जब अराफात घर आया तो उसने देखा कि जीनत और जेबा दोनों नहीं है। उससे मेरी बातों पे यकीन आ गया। उसे लगा कि सच में जीनत ने सारे पैसे लेकर भाग गई है। सब जेबा तो बच्ची थी, उसे तुम लोग बड़े आराम से उठा सकते थे, लेकिन जीनत? सब जेबा को गाड़ी में बिठाने के बाद कहा ना, मेरे पास तुम्हारे पैसे नहीं है। ज्यादा ड्रामा मत कर, समझी ना? परीक्षित ने तुम्हें पैसे दिए हैं, मुझे वो पैसे चाहिए। परीक्षित ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। ये ज्यादा शांति मत कर, समझी ना? अगर अराफात का प्लान जेबा को किडनैप करके जीनत से पैसे निकलवाने का था तो उसने जीनत को क्यों मारा? क्या जीनत ने उसे पैसे दे दिए थे? तब अराफात ने पैसों के लिए दूसरा रास्ता ढूंढ लिया था। वो अपनी बेटी को बेचने वाला था पैसों के लिए। फिर आगे क्या हुआ? तूने अराफात को क्यों मारा? तुझे उसके भी पैसे चाहिए थे इसलिए? साहब, अराफात को मैं क्यों मारूंगा साहब? उसे किसने मारा साहब मुझे नहीं पता। हम उस लड़की को लेके होटल पहुंचे और मैंने पीछे के रास्ते से उन दोनों को होटल के कमरे में छुपा दिया था साहब, बस। ये लड़की क्या कर रही तू? किसको कॉल लगा रही तू? ए, किसको फोन लगा रही थी? हाँ? किसको फोन लगा रही थी? हाँ? साहब, अगली सुबह जब अराफत उठा तो उसने देखा कि जेबा वहां पे नहीं है। जेबा वहां से भाग निकली थी साहब। प्रमोद, किसी कीमत पे मुझे जेबा चाहिए। वो जरूर अंकिता के घर पे गई होगी। मैं उसको अभी उठा के देख भाई देख, तू शांत हो जा। अगर तू वहां जाएगा ना तो हम लोग फंस जाएंगे।
हम उसे शांति से समझाएंगे, तेरी बेटी चुपचाप तेरे हवाले कर दे। मैं काम करता हूँ, मैं अंकिता के घर के किसी मेंबर का नंबर का जुगाड़ करता हूँ और उसे यहाँ से कॉल करता हूँ, उसे बच्ची लाने के लिए कहता हूँ। तू चिंता ना कर, समझा? मैं अभी आया। साहब उस दिन मैं पंकज की दुकान पर गया था, उसका नंबर मुझे वहीं से मिला था साहब। तो कब तक मिल जाएगी ये डिलीवरी? 2 दिन में हो जाएगा। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? मैं 2 दिन में आपको कॉल करके आ जाऊंगा। कार्ड रख लो आप मेरा। अराफात जेबा को किसे बेचने वाला था? साहब जेबा को बेचने की डील मैंने ही फिक्स की थी साहब। उस आदमी को मैं तो नहीं जानता, लेकिन मेरी उससे फोन पे बात हुई थी साहब। वो मुझे कह रहा था कि उसके पास एक अच्छी खासी पार्टी है जो जेबा को खरीदना चाहती है साहब। हमारी मीटिंग भी फिक्स हो चुकी थी, लेकिन जेबा की भाग जाने की वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई और मुझसे देख ना सका साहब। केलकर, फौरन होटल के सारे कॉल्स की लिस्ट चेक करो और पता करो कि ये कॉल कहां से आया था। ओके सर। सर लड़की बिल्कुल रेडी है, डिलीवरी अभी हो सकती है। सर आप एक बार लड़की तो देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। किससे बात कर रहे हो? बेटा आपकी मम्मी से बात कर रहा था मैं, अभी वो आ रही है आपको लेने के लिए। आप एक काम करो, आप जल्दी से जाओ, फ्रेश हो जाओ, ठीक है? इतनी रात को? हाँ, आपकी मम्मा आ रही है ना अभी, तो आपको बिल्कुल फ्रेश दिखना है ना। मैं जो आपके लिए फ्रॉक लेकर आया था ना, वो पहन लेना, आप उसको बहुत सुंदर दिखोगी, ठीक है? आप जाओ, फ्रेश हो जाओ। सर ये रही होटल ब्लूबर्ड की कॉल डिटेल्स। सर होटल के नंबर पर लोनावला से कॉल आता था और किसी प्राइवेट बंगलो का नंबर है। जी साहब। साहब को बोलो। साहब तो नहीं है। कहाँ गए? मालूम है साहब, कुछ बता के नहीं गए। समझ गया होगा ना क्या बोलना है तुझे? ले अपना फोन ले और फोन लगा उसे। साहब पुलिस फिर से होटल में आई थी, वो लोग अशोक को ढूंढ रहे। मैं फौरन आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या मैं आपके घर पे आऊँ अभी? केलकर। सर। अरे भाई कितना टाइम हो गया, कहाँ है लड़की? ये है लड़की। आओ बेटा। जाओ बेटा, अंकल के पास जाओ, यही अंकल आपको आपकी मम्मी के पास लेकर जाएंगे। चलो पास आओ बेटा। शायद प्रमोद होगा। तुम एक काम करो, लड़की को लेकर अंदर जाओ, प्रमोद को पता नहीं चलना चाहिए लड़की हमारे साथ है। ठीक है, मैं इसे अंदर लेके जाती हूँ। चल बेटा। पकड़ इसे, पकड़। देख मल्लंग, सीधे सीधे अपना मुंह खोल दे, वरना अगर हमने करवाया ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुझे। साहब जब मुझे पता चला कि उन लोगों के हाथ से लड़की निकल गई है, तो मुझे लगा प्रमोद और अराफात ने उस लड़की का सौदा किसी और के साथ कर दिया है। तो प्रमोद से छुपते छुपाते मैं अराफात के रूम में गया। प्रमोद ये नहीं जानता था कि वो लड़की का सौदा जिस आदमी के साथ कर रहा है, वो आदमी मैं ही हूँ। कौन हो तुम और ये अंदर कैसे आए? सवाल जरूरी नहीं है, जरूरी है मेरा सवाल। लड़की कहाँ है? तुझे कैसे पता कि लड़की गायब है? लड़की कहाँ है? मुझे मेरी बच्ची चाहिए। कहाँ गायब किया साले? बोल। गायब तूने किया है, झूठ मत बोल। साले होटल की आर्मी जो धंधा चलाता है ना, सब पुलिस को पता होगा, सब साले डंडा मारेंगे पुलिस।
सब भंडा फोड़ूंगा तेरा। अराफात के कमरे में मैं सिर्फ ये देखने गया था कि उसकी बच्ची वहां उसके साथ है या नहीं, और वो मुझ पे ही इल्जाम डालने लगा कि मैंने उसकी बच्ची को गायब किया है। मुझे धमकाने लगा कि वो आप लोगों को बता देगा कि मेरी होटल में चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है। फिर जैसे तैसे मैंने उसे शांत किया और उसे वादा भी किया कि उसकी बच्ची से मिलाने ले चलता हूं। तू अराफात को उस झील के पास ले गया जहां तूने उसे मार डाला, सिर्फ इसलिए कि उसने तुझे पुलिस में जाने की धमकी दी थी। देखो तुम जो कोई भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझा? मुझे मेरी जेबा चाहिए। देखो जेबा मेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं मतलब? मेरे पास नहीं है मतलब? साले पुलिस कंप्लेन करूंगा तेरी, नंगा करूंगा तो साले जेल जाएगा ना, तब पता चलेगा। और जो होटल में जो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाता है ना साले, वो भी पता चलेगा। रुक। फिर वो बच्ची तुझे कैसे मिली? इत्तेफाक से प्रीतम वहां से गुजर रहा था और वो लड़की अपनी स्कूल बैग लेने होटल की तरफ लौटी। जो शख्स जेबा की सौदेबाजी कर रहा था, उस शख्स की पहचान पुलिस ने प्रीतम के रूप में की। पुलिस ने उस शख्स और उसकी पत्नी को गैर कानूनी तरीके से जेबा को बेचने और रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया, और साथ ही प्रमोद को भी बच्ची की किडनैपिंग और जीनत के कत्ल में शामिल होने के लिए दोषी पाया गया। मलंग जैसे लोगों को अच्छे और बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सबसे पहले सिर्फ अपना मतलब और पैसा दिखाई देता है, और यह पैसा चाहे कितना भी क्यों ना हो, उन्हें कम ही लगता है। अराफात ने कभी कोई रिश्ते को ना तो बनाया और ना ही उसे निभाया। उसका जमीर इतना गिर चुका था कि वो पैसों के लालच में अपनी ही बेटी को बेचने निकल पड़ा था। अंकिता के बारे में चाहे दुनिया की कोई भी राय क्यों ना हो, लेकिन एक बात तो सच है कि उसने जेबा और जीनत का उस मुश्किल घड़ी में साथ दिया जब उसे पता था कि जीनत ने उससे झूठ बोला था। जेबा अब एनजीओ की मदद से अंकिता के साथ ही रहती है, और उसने कहीं ना कहीं अंकिता में ही जीनत को ढूंढ लिया है। याद रखें, हमेशा उन्हीं लोगों से रिश्ते बनाएं जिनके लिए आपके मन में सच्चा प्यार हो, विश्वास हो, क्योंकि ऐसे रिश्ते अपने साथ वो सौगात लेकर आते हैं जिनकी कीमत दुनिया की किसी भी कीमती चीज से नहीं चुकाई जा सकती। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।